जो एक्चुअल मॉडल है ट्रांसफार्मर का वो इस तरह से खींचा जाता है। ये रेसिस्टेंस प्राइमरी साइड का, इसको R1, प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस को X1 लिखते हैं, ये स्मॉल से लिख दिया R1। ये उसके बाद आपका ये प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये यहाँ पे लिखते हैं, इसको E1 से लिखते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, N1 है। सेकेंडरी साइड वाले को इंड्यूस्ड ईएमएफ के E2 लिखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में, और इसके नंबर ऑफ टर्न को N2 से लिखते हैं। इसके रेसिस्टेंस को R2 से लिखते हैं और रिएक्टेंस को X2 से लिखते हैं। JX2 हो गया, ये J लगा हुआ है, ये R1 लगा हुआ है। और ये तो रेसिस्टेंस हो गया, लेकिन कोर के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है और उसको, और जो रिएक्टेंस होगा उसको जो है इस तरह से ये शंट पैरामीटर इसके पैरेलल में इसको लगाते हैं। ये ऐसा, ये रेसिस्टेंस है आपका, कहाँ गया, ये वाला जो पार्ट है ये है इसमें रेसिस्टेंस, और इसको जो है यहाँ से प्राइमरी वोल्टेज V1 यहाँ से देते हैं इसको, और यहाँ पे जो है इस साइड जो है ये करंट I2 फ्लो करता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है एक्चुअली लोड यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम लोग, लोड हमारा यहाँ आएगा तो यहाँ पे V2 वोल्टेज दिखाते हैं, ये V2 है। पहले वाले में हम V2 यहाँ लिख दिए थे क्योंकि ये सारा रेसिस्टेंस उसमें नहीं था, तो ये V2 और E2 सेम हो गया था। ये भी रेसिस्टेंस उसमें रिएक्टेंस नहीं था, तो ये V1 E1 के इक्वल हो गया था। लेकिन यहाँ ये आइडियल नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो इसमें वाइंडिंग का रेसिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। और जब हम यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ बात करेंगे तो इसको आइडियल ट्रांसफार्मर कहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है। ये एक सर्किट डायग्राम है। अब इसमें जो भी वैल्यूज वगैरह को हम ट्रांसफर वगैरह किए थे वो तो हम बता ही दिए थे पहले कि कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब एक चीज इसमें और होता है कि जब हम वोल्ट, ये इसमें जो करंट फ्लो करता है ये, इसको हम कहते हैं I0 नो लोड करंट, इसको कहते हैं I1, और इसको कहते हैं I2 डैश, और इसको कहते हैं I1। ये दोनों मीनिंग समझ लेना अच्छे से, ये क्या होता है I2 डैश और I0। तो इसमें क्या होता है कि ये I2 जो है ये वो करंट है, I2 इज डैश इज सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी, रेफर्ड टू प्राइमरी। इसका क्या मतलब हुआ, सेकेंडरी करंट रेफर्ड टू प्राइमरी? देखो प्राइमरी का अपना करंट I1 है, और ये I0 वो करंट है, नो लोड करंट है। ट्रांसफार्मर जैसे अगर हम इस तरह की बात करें, ये कोर है हमारा, ऐसे बना हुआ है, इसमें हम सेकेंडरी में लोड नहीं भी लगाएंगे ना, यानी सेकेंडरी से हम करंट नहीं ले रहे हैं I2 इक्वल टू 0, उस समय भी यहाँ प्राइमरी से करंट फ्लो करता है इसके कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, तो उसी को नो लोड करंट कहते हैं। जैसे ये करंट बढ़ने लगेगा, अभी ये जब नो लोड पे है तो I1 जो है ये I0 के इक्वल टू है, लेकिन जैसे जैसे ये I2 बढ़ने लगता है वैसे वैसे ये I1 का वैल्यू भी बढ़ने लगेगा। अब I0 नहीं रहेगा ये, तो ये I1 जो होगा ये I0 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस I2 डैश के इक्वल होगा, यानी सेकेंडरी का इफेक्ट प्राइमरी में कितना दिख रहा है I2 के इक्वल नहीं होगा, इसका इफेक्ट प्राइमरी में कितना दिख रहा है वो I1 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये करंट I2 बढ़ने लगेगा तो I2 डैश भी बढ़ेगा, तो I2 डैश के बढ़ने से I1 भी बढ़ेगा, बट I0 नहीं बढ़ेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स है, ये नहीं चेंज होता है। तो इसी कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पैरेलल में दिखाया गया है, इसमें एक में I कहते हैं और एक को I म्यू कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट कहते हैं, इसको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। जो मैग्नेटाइज करने के लिए ये I म्यू जो होता है ये लगभग 98% होता है I0 का। ये I0 ऐसे भी बहुत कम होता है, 2 से 5 एम्पियर होगा, और नहीं 2 से 5 नहीं, रुको, 2 to 5% होता है फुल लोड करंट के। मतलब है कि ये सेकेंडरी करंट, मान लो सपोज करो I2 अगर 100 एम्पियर होता सेकेंडरी फुल लोड करंट, सेकेंडरी में लोड लगाते हैं, तो ये I0 जो होता है उसका 2 to 5% होता है, किसका, I2 का, फुल लोड करंट का। अब इस I0 के पास भी दो कंपोनेंट हो गया, कौन सा होगा, I और I म्यू। ये I म्यू जो होगा ये 98% हो जाता है, 98% तक होता है, किसका, I0 का। ये I0 2 to 5% होता मान लो, तो ये 5 एम्पियर होता ना। अब इस 5 एम्पियर का 98% ये I0, ये 5 एम्पियर का
98% आई म्यू हो जाएगा ये, कि इसमें का मेजोरिटी पोर्शन जो है ये मैग्नेटाइज करने में चला जाता है, और थोड़ा सा पोर्शन जो है इसको ये कोर लॉस में, ट्रांसफार्मर के कोर में लॉस हो जाता है। दो कंपोनेंट इसका बन के आता है। आई नॉट इक्वल टू आई म्यू प्लस, ये क्या होता है, डायरेक्ट अलजेब्रिक सम नहीं है, ये आपका फेजर सम है या वेक्टर सम है। इसको कह सकते हैं आई नॉट इक्वल टू आई म्यू प्लस आई आई कहते हैं, ये ऐसा रहता है। ये दोनों, ये क्या है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है ना दोनों में, एक इंडक्टर है और एक क्या है, रेसिस्टेंस है इसका। तो इसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके रूट लेंगे, तब जाकर के ये 5 एम्पियर के इक्वल टू आ जाएगा। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। ये सारा चीज हम पढ़ लिए, समझ लिए, ये कहाँ कहाँ कौन कौन सा चीज यूज होता है। अब है इसके कैलकुलेशन करना है, कि इसको हम कैलकुलेट करके आई आई और आई म्यू निकाल, यहाँ जो रेसिस्टेंस होता है इसको आर आई कहते हैं, इसको एक्सएम कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कहते हैं। और ये आयरन कोर का ये रेसिस्टेंस है, आर आई इज रेसिस्टेंस ऑफ आयरन कोर, आर आई इज आयरन कोर रेसिस्टेंस, और एक्सएमई है ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। जनरली क्या करता है बुक में, इस चीज को आर आई को जी आई से कन्वर्ट कर देता है, 1/RI कंडक्टेंस कह दिया जाता है, और रिएक्टेंस को इसको कन्वर्ट कर देता है बीएम से, इसको 1/XM कह देते हैं, इसको मैग्नेटिक ससेप्टेंस कहते हैं, ससेप्टेंस। कई जगह ये लिखा होगा बुक में, ऐसे ही लगा, नागरथ के बुक में ऐसे ही लिखा है, बीएम लिखा है और जीआई लिखा हुआ है, फिर डायग्राम यही है। अब इस दोनों को हेल्प से हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको टेस्ट करके और ये दोनों वैल्यू निकालना है। ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट के हेल्प से हम क्या निकालते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से ये निकालेंगे, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके क्या निकालते हैं, इसके सीरीज पैरामीटर्स निकालते हैं, जो कि अभी हम पहले खींचे हैं ना डायग्राम, याद हो अगर, ये वाला टोटल रेसिस्टेंस हम रेफर किए थे प्राइमरी साइड में, और टोटल रिएक्टेंस रेफर किए थे प्राइमरी साइड, ये x1 नहीं था, इसको हम R से लिखे थे और ये X से लिखे थे, टोटल रेसिस्टेंस हो गया और ये JX हो गया। तो इस पैरामीटर को कहते हैं सीरीज पैरामीटर, इसी को कहते हैं सीरीज पैरामीटर। ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और ये वाला जो वैल्यू लिखे हैं शंट पैरामीटर, ऐसे इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। ये आर आई कहो, एक्सएम कहो या बीएम कहो, एक ही बात है। इसको हम मेजर करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये दोनों हम मेजर कर लेंगे तो फिर इसका एफिशिएंसी का क्वेश्चन हम बना सकते हैं, तो फिर बात करेंगे इसके एफिशिएंसी पे, है ना। तो देखो अब उसके में ये अब हम ओपन सर्किट टेस्ट पहले आपको समझाते हैं कि होता क्या है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट को। ओपन सर्किट टेस्ट, अब इस पे जो है कुछ क्वेश्चन अभी दिया हुआ था, 8 पॉइंट कौन सा है ये, 8.2 देख लेना। अभी हम उसके बाद पहले अभी हम बनाते हैं आपको ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल जो आएगा ओपन सर्किट टेस्ट होता क्या है देखो। ओपन सर्किट टेस्ट मेजर करने के लिए क्या करते हैं, ओसी टेस्ट, ये पूछा भी जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या कैलकुलेट तो करे ही होंगे बेटा, इसमें ये एक रहता है वाट मीटर, इसमें 2 क्वाइल होता है, एक होता है करंट क्वाइल और एक होता है पोटेंशियल क्वाइल। ये लगा रहता है, यहाँ एक अमीटर कनेक्ट किए होंगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाए होंगे, ये ऐसे करके, और यहाँ से एसी सप्लाई दिए होंगे, यहाँ से एसी सप्लाई, ये एसी सप्लाई यहाँ पे लगाते हैं, एसी सप्लाई, और ये आपका क्या है, वाट मीटर है, इसको डब्ल्यू से कहते हैं, या मीटर वोल्ट मीटर है। और यहाँ इस ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड हो गया और ये सेकेंडरी साइड हो गया। सेकेंडरी साइड ओपन कर देते हैं, ये ऐसे, ये ओपन है, इधर लोड नहीं है, ओपन का मतलब I2 क्या है, ये आपका 0 है। अच्छा, पहले वाले में हम एक चीज बताना, ये सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी का क्या मतलब है ये बता देते हैं आपको। I2/I1 इक्वल टू क्या होता है, N1/N2, ये I2 है। अब इसमें से देखो कि हम जब इसको ऐसे करेंगे, I2 मल्टीप्लाइड बाई N2 डिवाइडेड बाई N1 इक्वल टू हो जाएगा I1। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला,
इसी को कहते हैं I2 डैश, यानी कि I2 मल्टीप्लाइड बाई N2 डिवाइडेड बाई N1, यानी ये कहलाएगा सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड। I2 डैश इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई N2 बाई N1। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि N1 N2 में कंफ्यूजन होता है, तो इसको लिख सकते हैं I2 बाई A हो गया, ये I2 डैश हो गया, ये ऐसे रहता है। उसी तरह से अगर हम प्राइमरी को भी सेकेंडरी में भी कन्वर्ट ले जा, प्राइमरी करंट रेफर टू सेकेंडरी भी जा सकता है। यहीं से अगर ये चीज हम करें तो प्राइमरी करंट रेफर टू सेकेंडरी का क्या मतलब है कि प्राइमरी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहां देख लो, जैसे कि हमने लिखा I2 बाई I1 इक्वल टू N1 बाई N2, तो यहां से हम I2 लिख सकते हैं N1 बाई N2 इंटू I1 का I1 हो गया ये, और इस होल थिंग को, इसी को I1 डैश कहते हैं, यानी कि प्राइमरी करंट रेफर टू सेकेंडरी साइड इसको पढ़ेंगे। प्राइमरी करंट ये है, रेफर टू सेकेंडरी साइड हो गया, क्योंकि ये प्राइमरी करंट है, सेकेंडरी करंट के इक्वल हो रहा है, इसलिए प्राइमरी करंट रेफर टू सेकेंडरी कहते हैं इसको। अब इसमें आइए कि ये ट्रांसफार्मर का, अब इस ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं, वाट मीटर है, वोल्ट मीटर है, इससे हमको मेजर करना होता है शंट ब्रांच पैरामीटर, इससे हमारा मेजर होगा। तो ओपन सर्किट सेकेंडरी में कुछ भी नहीं है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब इसको करते कैसे हैं, ओपन सर्किट टेस्ट को लैब में ही सब करी होगी, तो लैब में हम उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट उसका हम खींच देते हैं। ये हो गया आपको ओपन सर्किट टेस्ट में यही वाला शंट पैरामीटर निकालना होता है, या इसको हम कहें, और यहां से V1 जो है प्राइमरी साइड का, हम फुल रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड में, पूरा रेटेड वोल्टेज जितना होगा ट्रांसफार्मर का दे देते हैं, और ये टेस्ट लो वोल्टेज वाइंडिंग से साइड से करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड से करने में क्या होगा कि उतना रेटिंग का वोल्ट मीटर मेरे पास नहीं होगा, तो लो वोल्टेज साइड से ये करते हैं और हाई वोल्टेज को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है BM लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है GI लिखा हुआ है, और इसका इक्विवेलेंट को क्या कहते हैं, Y कहते हैं। Y क्या होता है, एडमिटेंस होता है, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा अब इस समय वो I0 फ्लो करेगा यहां से, ये I1 के इक्वल होगा प्राइमरी, और ये I1 कहां से हम देखेंगे, ये I0 जो है ये हमारा अमीटर में, ये वाला जो कहाँ गया, ये था कौन सा था, हाँ ये वाला देखिए, I0 कहां से आएगा, I0 यही है जो अमीटर जो रीड करेगा, यही वाला इसमें I0 हो जाएगा। ये वोल्ट मीटर जो रीड करेगा वो यही V1 होगा, जो रेटेड वोल्टेज होगा वही V1 वोल्ट मीटर V रीड करेगा। तो इसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे I0 क्या होगा, ये अमीटर रीडिंग हो जाएगा, अमीटर रीडिंग हो गया, और V1 क्या होगा, आपको V1 जो होगा वो हमारा पास क्या होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट V1 इक्वल टू ये वोल्ट मीटर रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मान लो और पी वाट मीटर भी तो रीड करेगा, वाट मीटर क्या रीड करेगा, वाट मीटर ये इसका पावर को मान लो P0 कर देते हैं, ये कांस्टेंट पावर रीड करेगा, वाट मीटर भी कुछ रीड करेगा। तो ये तीन वैल्यू मेरे पास नोन है, I0, V1 और P0। इसी तीनों के हेल्प से हमको ये वाला वैल्यू निकालना है, BM और GI निकालना है, BM एंड GI निकालना है, इसी के हेल्प से निकालना है हमको। ये तीनों वैल्यू नोन है, तीनों मीटर के रीडिंग से हम पढ़ लेते हैं, I0, V1 और P0। उसी तरह से अब हमको निकालना है BM एंड GI निकालना है। और Y क्या होता है, एडमिटेंस बताओ, एडमिटेंस हमारा होता है इंपीडेंस का उल्टा है ना, इंपीडेंस Z क्या होता है, वोल्टेज बाई करंट, तो एडमिटेंस क्या हो जाएगा, करंट बाई वोल्टेज। तो करंट को यहाँ I0 और वोल्टेज को V1 से लिख दो, क्योंकि ये हमारे पास दोनों नोन है, V1 एंड I0, ये दोनों रीडिंग हम कहां से लेंगे, वोल्ट मीटर के रीडिंग से। तो I0 बाई V1 हो गया, इसको एडमिटेंस Y कहते हैं, एडमिटेंस। हालांकि एक मेथड और इससे भी आसान वाला है, हम बता देंगे। ये होता है एडमिटेंस हो गया, निकाल उसको फेजर डायग्राम मेथड कहते हैं, उससे भी निकल जाता है। तो अब Y0 इक्वल टू I0 बाई V1 हो गया, और P जो पावर मेजरमेंट यहाँ पे होगा, P0 जो मेजर करेंगे वो क्या होगा, I0 का स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R ही तो कहते हैं इसको,
आई स्क्वायर इंटू आर हो गया पावर का मेजरमेंट। इधर नीचे आर को यहाँ भेज दो तो पी नॉट, एक मिनट रुको, हमको निकालना है ना जी आई निकालना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, पी नॉट बाई आई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू आर आई लिख दो, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो जी आई हो जाएगा, तो इसको उल्टा करेंगे इसको तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना, तो सो जी आई विल बी इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर माइनस पी नॉट। और आई नॉट और पी नॉट हमको कहां से पता है, मीटर का रीडिंग दिया है हमको आई नॉट नो लोड करेंट, और वाट मीटर का रीडिंग दिया है पी नॉट, तो इस दोनों का वैल्यू नोन है, तो हमको जी आई निकल गया कि नहीं, ये वाला वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया, यहां से हो गया। अब उस और एडमिटेंस देखो हमको कहां से निकल गया है, यहां से एडमिटेंस हम यहां से निकाल लिया है, यही दोनों फॉर्मूला माइंड में रखना सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। एडमिटेंस हमको यहां से निकल गया, कंडक्टेंस यहां से निकल गया, तो ससेप्टेंस निकालने का क्या रूल है, ससेप्टेंस बी बी एम विल बी इक्वल टू अंडर रूट वाई नॉट का स्क्वायर माइनस जी आई का स्क्वायर हो गया। तो हमको यहां से जी आई निकल गया तो यहां से बी एम निकल गया, यही दो चीज पैरामीटर हमको निकालना था, दोनों निकल गया, देख लो ये बी एम यहां से निकल गया और जी आई जो है यहां से निकल गया। ये तीन रीडिंग से, आमीटर का रीडिंग आई नॉट, वोल्ट मीटर का रीडिंग V1, वाट मीटर का रीडिंग P1, ये तीन ही रीडिंग को यूज करके हमने ये सारा वैल्यू निकाल लिया। इसको कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो आता है ये वैल्यू जानना जरूरी है। तो ये डाटा हम समझ लिए इस टेस्ट से। अब दूसरा टेस्ट है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसको भी देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पर। उसके बाद कुछ भी नहीं है, एफिशिएंसी वगैरह सब इसी से रिलेटेड आता है, वो सब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एससी टेस्ट। एससी टेस्ट क्या होता है, ये हमको मेजर करता है कॉपर लॉस, जिसको हम लोग आई स्क्वायर आर लॉस कहते हैं, ये देता है, एंड सीरीज पैरामीटर देता है, एंड सीरीज पैरामीटर्स, इसके हेल्प से हम दो चीज निकालते हैं। सीरीज पैरामीटर क्या होगा, आर एंड एक्स। आर क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन द प्राइमरी साइड है, और एक्स क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ये टोटल रेसिस्टेंस इन प्राइमरी, टोटल इक्विवेलेंट कह दो, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ये, सिंपली रेसिस्टेंस नहीं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन प्राइमरी, और ये टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस नहीं, रिएक्टेंस इन प्राइमरी, ध्यान रखना है ये प्राइमरी का है सब, यानी सेकेंडरी में भी है तो उसको सबको खींच के प्राइमरी में लाए हुए हैं। अब तब जाकर के हम क्या करते हैं, इस दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं, शॉर्ट सर्किट बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा शॉर्ट सर्किट के लिए। जैसे ये एक करंट कॉइल हो गया, एक आपका ये पोटेंशियल कॉइल हो गया, और ये आपका अमीटर हो गया, और ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या है आपका, जैसे वैसे सर्किट था ये था, और इसमें क्या करते हैं, एक साइड को शॉर्ट कर दिए, ऐसे कर दिए, ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसको शॉर्ट कर दिया, पहले इसको ओपन किए थे अब इसको शॉर्ट कर दिए। ये वोल्ट मीटर है, अमीटर है, और यहां से क्या करते हैं, जो करंट सप्लाई होगा इसको शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, और इसको शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं, और इसको जो है क्या करते हैं, लो वोल्टेज सोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं लो वोल्टेज सोर्स, इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं हाई वोल्टेज साइड से, पहले वाले को कंडक्ट किए थे लो वोल्टेज साइड से। जब पूछा जाएगा एग्जाम में तो लिखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड फ्रॉम द लो वोल्टेज साइड। क्यों, क्योंकि उसमें हमको फुल लोड वोल्टेज देना होता है। इसमें हाई वोल्टेज साइड से इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ फुल वोल्टेज नहीं देना पड़ता है। इसमें जैसे ही हम 2 to 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज क्या मतलब, मान लो ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज साइड सपोज करो कि 2300 वोल्ट होता है, 2300 वोल्ट होता है, तो इसका 2 to 5 नहीं, थोड़ा ज्यादा ही मान लो, 10% तक करते हैं, 2 to 5 में 10% तक, इसका 10% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 230 वोल्ट, यानी 230 वोल्ट ही यहां से देंगे। तो अमीटर क्या करता है, दिखाता है इस ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट, मान लो इसका फुल लोड करंट हम मान लो कि 100 एम्पियर है, तो 10% वोल्टेज लगाने पे ही ये अमीटर इसके फुल लोड करंट को शो करने लगता है। इसीलिए वोल्टेज अब इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, इस साइड से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो क्या करते हैं,
कि कम वोल्टेज देना होता है, इसीलिए इधर हम फुल लोड वोल्टेज लगा देते हैं। कोई बात नहीं, इसका 10% तो देना है, 2300 वोल्ट का 10% देंगे, मैक्सिमम यही जाता है, इससे कम ही रहता है। तो अब अमीटर में जो रीडिंग हमको मिलेगा, अब क्या क्या मिलेगा, अब इसमें क्या करते हैं, ये करंट क्योंकि बहुत ज्यादा रीड करता है, तो इसका जो शंट ब्रांच है ना, ये वाला पार्ट जो अभी कहे थे ओपन सर्किट में, इसको यहाँ क्या करते हैं, हटा देते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम करंट जाता है, 100 एम्पियर जाता है, यहाँ 2 एम्पियर जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो जो इक्विवेलेंट पैरामीटर हमारा बनता है वो ऐसा बनेगा, देख लो, यहाँ हम शंट पैरामीटर भी एक बार लिख ही देते हैं। ये है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये आर हो गया, और ये एक्स हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है ऐसे जो है शॉर्टेड रहता है, ये रहेगा। अब इसको, ये वाला पार्ट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना है। अब इसमें जो ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग पढ़ेगा, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो VSC, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, कम वोल्टेज वाला यहां से यहां तक। और फिर क्या होगा, आमीटर में जो करंट आएगा, आमीटर जो रीड करेगा वो करंट, उसको ISC कहेंगे। ये 2 पैरामीटर। और वाट मीटर, ये W जो है, ये वाट मीटर, ये पावर जो मेजर करेगा, वाट मीटर W, उसको हम लोग कह देंगे PSC कह देंगे। जो पावर इसमें होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, उसको PSC पावर। ये 3 पैरामीटर हमारे पास नोन है, पहले वाले में भी 3 पैरामीटर नोन था, यहाँ भी 3 पैरामीटर नोन है। अब इसी तीनों के हेल्प से हमको क्या निकालना है, R निकालना है और X निकालना है। तो इसमें R और X निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इसका टेस्टिंग और आसान है। तो R और X देखो, हमको क्या V और I पता है, तो Z निकाल लेंगे। इसमें इंपीडेंस निकालते हैं, इंपीडेंस इक्वल टू वोल्टेज बाई करंट। ये दोनों नोन है हमारे पास, वोल्टेज करंट नोन है, तो इंपीडेंस निकल गया। इंपीडेंस जैसे ही निकल गया, तो पावर वाट मीटर का जो रीडिंग है PSC, उसको क्या कहेंगे, ISC का स्क्वायर इंटू R कर देंगे। यही R रेसिस्टेंस है, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहां से हमको R क्या हो जाएगा, निकल जाएगा PSC डिवाइडेड बाई ISC का स्क्वायर हो गया। तो ये आपको रेसिस्टेंस निकल गया, ये आपको इंपीडेंस यहां से निकल गया। तो X निकल जाएगा कि नहीं, X विल बी इक्वल टू अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस I स्क्वायर। ये हमको यहां से X निकल जाएगा। देखो, पहले Z निकाल लें, वोल्टेज पता था, करंट पता था, तो Z निकल गया। उसके बाद फिर यहां से पावर पता है, करंट पता है, तो R निकल गया। जैसे ही R निकल गया, R का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, Z का पुट कर देंगे, तो X निकल गया। इससे हमको शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ये वैल्यू हमारा निकल गया। अब इस पर बेसिस करके हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, या वो वाला अगर क्वेश्चन हो तो हमारे पास भेजो, हम उसी को सॉल्व कर देते हैं।